नमस्कार। पहली फरवरी 2021 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने तीसरी बार बजट प्रेजेंट किया और पहली बार कोविड-19 पेंडेमिक के बाद। इस बजट का पहला आकर्षण था कि ये एक पेपरलेस बजट था। फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट डॉक्यूमेंट को मेड इन इंडिया टैबलेट में पढ़ा। एनालिस्ट की माने तो इस बजट के रूप में सरकार के सामने बहुत चैलेंजेस थे। कोविड-19 से इकोनॉमी को बड़ा सेटबैक मिला। एक तरफ कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वीक हो रहा है। बैंक एसेट क्वालिटी इज लाइकली टू गेट वर्सन एज वेल। इन सभी चैलेंजेस के विद इन यूनियन बजट वाज डिक्लेयर्ड। क्या तोहफा लेके आया है ये यूनियन बजट आम आदमी के लिए? फार्म एक्ट्स के प्रोटेस्ट के विद इन एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के लिए बजट में क्या है? स्टार्टअप्स और इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने के लिए यूनियन बजट में क्या क्या प्रोविजंस है? एंड ओवरऑल ये बजट कैसा है एंड व्हाट आर इट्स मिसिंग पॉइंट्स? इन सभी क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। Namaskar. Welcome to our YouTube channel, Aradhya, the Gateway of Knowledge. यूनियन बजट पे डिटेल से बात करने के पहले आइए समझते हैं आखिर बजट होता क्या है। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के विद इन किसी सरकार के इनकम और एक्सपेंडिचर के एस्टिमेट को ही हम बजट कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंट्री। बजट ये भी डॉक्यूमेंट करता है कि कमिंग फिस्कल ईयर में सेंटर कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है और ये रेवेन्यू कहां स्पेंड करने की मंशा रखता है। बजट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपेयर करता है in consultation with other ministries, state and experts, non-governmental organizations, private sectors and other stakeholders. अब जल्दी से समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग बजट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग यूनियन बजट ऑफ अ ईयर इज रेफर्ड टू एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसा कि हम बता चुके हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। यहाँ गौरतलब है कि फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है करंट ईयर के 1 अप्रैल से फॉलोइंग ईयर के 31 मार्च तक। बजट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स का एस्टिमेट। नंबर 2, रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए वेज एंड मीन्स। एंड नंबर 3, एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट। इन दिस वे बजट रिप्रेजेंट्स द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कमिंग ईयर। इस बार बजट 2021-22 के 2 पार्ट्स हैं। पार्ट ए में 6 पिलर्स मेंशन्ड हैं जो कि आपकी स्क्रीन में है और पार्ट बी में टैक्सेशन से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स मेंशन्ड है। अब आइए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं बजट 2021-22 को। आइए जानें ये बजट आम आदमी के लिए क्या तोहफा लेके आया है। हेल्थ एंड वेलबींग के सेक्टर में इस बार आउटले पिछले साल के आउटले से काफी ज्यादा है। ये एक अच्छा साइन है। पिछले साल का आउटले था ₹94,452 करोड़ और इस साल का आउटले है एस्टिमेटेड ₹2.24 लाख करोड़। इसी के साथ सरकार ने हेल्थ के सेक्टर में कुछ नई स्कीम्स और प्लान्स भी लॉन्च किए हैं जो आम आदमी के लिए तोहफे से कम नहीं है। नंबर 1, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को लॉन्च किया गया है। इस योजना का मेन टारगेट है टू डेवलप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम्स। 6 साल के लिए टोटल आउटले डेडिकेटेड टू दिस स्कीम इज ₹64,180 करोड़। इस योजना के विद इन 7,000 रूरल और 11,000 अर्बन वेलनेस सेंटर स्टैब्लिश किए जाएंगे। साथ ही साथ 602 डिस्ट्रिक्ट्स में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स भी स्टैब्लिश किए जाएंगे। इंटीग्रेटेड हेल्थ पोर्टल को एक्सपैंड करना भी इस योजना का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। नंबर 2, बच्चों और प्रेग्नेंट वुमेन के विद इन हेल्थ, वेलनेस और इम्यूनिटी को नर्चर करने के लिए मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया गया है। न्यूट्रिशनल आउटकम को इंप्रूव करने के मकसद से ये स्कीम 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च की गई है। हर साल न्यूमोकोकल इन्फेक्शन से लगभग 50,000 बच्चों की डेथ होती है। इस बजट ने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है। द न्यूमोकोकल वैक्सीन जो अभी तक सिर्फ 5 स्टेट्स में ही अवेलेबल थी विल बी रोल्ड आउट अक्रॉस द एंटायर कंट्री। कोविड-19 से लड़ते आम आदमी के लिए इस बजट में एक और अच्छी खबर है। भारत सरकार ने जहां कोविड वैक्सीन लॉन्च की है
वहीं इस बजट में वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ अलॉट किया गया है। आम आदमी के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बजट में एजुकेशन सेक्टर के लिए कई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए हैं। सबसे पहली बात, हायर एजुकेशन को डेवलप करने के लिए हायर एजुकेशन कमीशन सेटअप करने का अनाउंसमेंट किया गया है। 100 नए सैनिक स्कूल्स बनाने की बात भी की गई। साथ ही साथ 750 एकलव्य स्कूल्स ट्राइबल एरियाज में खोलने की योजना है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एनकरेज करने के लिए 50,000 करोड़ के आउटले के साथ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सेटअप किया गया है। टैक्स से रिलेटेड आम आदमी के लिए कई अनाउंसमेंट्स हुए हैं। आम आदमी के लिए कोई टैक्स रिलीफ नहीं है, बट सीनियर सिटीजन्स के लिए एक गुड न्यूज है। सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज 75 से ज्यादा है और जिनकी पेंशनेबल इनकम है, उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए भी एक अच्छी खबर है। बजट 2021 ने नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल इंट्रोड्यूस किया है, जो कि एक फेसलेस डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, खासकर स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए। आम आदमी के लिए एक और अच्छी खबर है। होम लोन डिडक्शन की डेट को 31 मार्च 2021 से बढ़ा के 31 मार्च 2022 कर दिया है। एक और खबर, पिछले साल यस बैंक और पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के कारण काफी न्यूज में छाए रहे। आरबीआई ने इनकी विड्रॉल में लिमिट लगाई, जिससे ऑफकोर्स डिपॉजिटर्स को बहुत इनकन्वीनियंस हुई। मिडिल क्लास की इस इनकन्वीनियंस को देखते हुए प्रेजेंट बजट में यह अनाउंसमेंट किया है कि अगर फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आए तो डिपॉजिटर्स 5 लाख तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्सेस कर सकते हैं। अर्बन कम्यूटर्स की लाइफ इजी बनाने के पर्पज से यह अनाउंसमेंट हुआ है कि मेट्रो रेल सिस्टम को टियर 2 सिटीज तक एक्सटेंड किया जाएगा। कोविड-19 पेंडेमिक से अगर शायद सबसे ज्यादा कोई अफेक्ट हुआ है तो वो है माइग्रेंट और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के स्लोगन के साथ प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बजट 2021-22 में माइग्रेंट और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए भी कई अनाउंसमेंट्स किए हैं। नंबर 1, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में इंप्लीमेंट करने का डिसीजन लिया है। बचे हुए 4 स्टेट्स और यूटीज में यह स्कीम जल्द ही इंप्लीमेंट हो जाएगी। इस तरह यह स्कीम 86% बेनिफिशियरीज को कवर करने का टारगेट रखता है। नंबर 2, इस बजट में माइग्रेंट और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए एक पोर्टल लॉन्च करने की भी बात रखी गई है। यह पोर्टल न सिर्फ माइग्रेंट और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी, बल्कि इससे उनके लिए हेल्थ, हाउसिंग, स्किल, इंश्योरेंस, क्रेडिट एंड फूड स्कीम्स फॉर्मुलेट करने में भी मदद होगी। नंबर 3, सरकार ने इस बात पे भी ध्यान दिया है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जीआईजी और प्लेटफॉर्म वर्कर्स तक भी पहुंचे। इसी क्रम में ये अनाउंसमेंट किया है कि 4 नए लेबर कोड्स बनाए जाएंगे और मिनिमम वेज इन सभी कैटेगरीज के वर्कर्स पर एप्लीकेबल होगी। नंबर 4, कंजम्पशन एंड ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए एक और प्रोविजन इस बजट में लाया गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स मार्च 31, 2022 तक टैक्स हॉलिडे का लाभ ले सकते हैं। इसका मतलब सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग और हाउसिंग फॉर ऑल को खास इंपॉर्टेंस दी है। इससे कोविड पेंडेमिक से अफेक्टेड माइग्रेंट वर्कर्स के लिए अर्बन एरियाज में अफोर्डेबल हाउसिंग इंश्योर किया जा सकता है। इस बजट में एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स के लिए भी कई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए गए हैं। कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए यह बजट काफी कुछ लेके आया है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स के विदिन सबसे पहले तो संविदा स्कीम को सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में एक्सटेंड किया गया है। आपको बता दें कि यह स्कीम 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च की गई थी। इस स्कीम का एम था ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू रूरल इनहैबिटेड एरियाज की मैपिंग करना, ताकि प्लानिंग और रेवेन्यू कलेक्शन स्ट्रीमलाइन हो पाए और लोगों की प्रॉपर्टी राइट्स पर क्लैरिटी आ पाए। दूसरा, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम को एनलार्ज किया गया है। अब यह स्कीम 22 पेरिशेबल क्रॉप्स भी इंक्लूड करेगी। एक और बहुत अच्छा डिसीजन ये है कि 1000 से ज्यादा मंडीज को ई-नैम मार्केट प्लेस के साथ इंटीग्रेट किया गया है। एपीएमसीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स क्रिएट करने की योजना है। किसानों के लिए इस बजट में एक और बहुत अच्छी खबर है। एमएसपी को 1.5 गुना बढ़ाया जा रहा है। फिशरीज को डेवलप करने के लिए मॉडर्न फिशिंग हार्बर्स एंड फिशिंग लैंडिंग सेंटर्स को डेवलप किया जाएगा। आइए जानें स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए यह बजट क्या लेके आया है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के सेक्रेटरी गुरु प्रसाद महापात्रा ने
इस बजट के रेफरेंस में कहा है, द मेजर्स एनविजन विल स्ट्रेंथन द स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड एंटरप्रेन्योरल कल्चर इन द कंट्री। अगर स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो इंजीनियरिंग के सेक्टर में ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम को रियलाइन करने की बात की गई है। साथ ही साथ इस बजट में स्किल डेवलपमेंट और रिकॉग्निशन के एरिया में यूएई और जापान के साथ पार्टनरशिप को जोर दिया गया है। भारत सरकार ने स्टैंडअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के एरिया में भी एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। एससीज, एसटीज और विमेन के लिए लाए गए स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स के क्रेडिट फ्लो को फैसिलिटेट करने के लिए मार्जिनल कैपिटल रिक्वायरमेंट को 25% से घटा के 15% कर दिया है। साथ ही साथ इस बजट ने एक और बड़ा अनाउंसमेंट किया है। 1% कंपनी एक पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में कभी भी टर्न हो सकती है। 2 साल का वेटिंग पीरियड को अब खत्म कर दिया गया है। इस तरह 1% कंपनी पर पेड अप कैपिटल के लिमिटेशन को भी रिमूव कर दिया है। साथ ही साथ इस बजट ने एनआरआईज को 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट करने की परमिशन दी है। दिस वुड हेल्प अ लार्ज नंबर ऑफ ओवरसीज इंडियंस टू एस्टैब्लिश बिजनेसेस इन इंडिया। स्टार्टअप्स को और ज्यादा एनकरेज करने के लिए इस बजट में क्रेडिट गारंटी फंड एस्टैब्लिश करने का भी अनाउंसमेंट किया गया है। इससे स्टार्टअप्स को और बेहतर फंडिंग मिल सकती है। इस तरह यह बजट स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफी बेनिफिशियल लगता है। आइए अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। इस बार सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज्यादा ध्यान दिया है। ऐसा क्यों? इसको समझने के पहले आइए समझते हैं एक्सपेंडिचर की दो कैटेगरीज को, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। ये एक्सपेंडिचर मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, हाईवेज, इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के सुब्रमण्यम के अकॉर्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ₹1 के कैपिटल एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर इफेक्ट ₹4 के बराबर होता है। अगर यही ₹1 इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में लगाया जाए तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट करीब ₹2.5 होगा। जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट होगा, उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट और बेसिक इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के पास मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, जिससे उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी, जिससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बूस्ट मिलेगा। मीन्स दिस इज अ साइक्लिकल चेन, जिससे ग्रोथ को बूस्ट मिलता है। कोविड-19 के आउटबर्स्ट से देश में ग्रोथ को डेफिनेटली हैम्पर किया है। ग्रोथ को प्रोपेल करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना एक वायबल ऑल्टरनेटिव हो सकता है। इसीलिए इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर में शार्प इंक्रीज हुआ है। इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 5.54 लाख करोड़ अलॉट किया गया है, जो कि पिछले बजट से 34.5% ज्यादा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर की। ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग लद्दाख बॉर्डर स्टैंड ऑफ के कारण मिलिट्री हार्डवेयर को खरीदने के लिए पिछले डिफेंस बजट के बियॉन्ड एडिशनल 20,776 करोड़ स्पेंड किया गया। डिफेंस में यह कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए हुआ क्योंकि इस दौरान इंडिया ने यूएस, फ्रांस, रशिया और इजराइल से मिसाइल्स, ड्रोन्स, असॉल्ट राइफल्स आदि का इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट किया था। इस बार का डिफेंस बजट का ओवरऑल एलोकेशन है 4.71 लाख करोड़, जो कि पिछले बजट के कंपैरिजन में 1.4% ज्यादा है। This means defense budget 2021 reflected only a minor hike in the overall allocation. लेकिन बॉर्डर टेंशन के कारण इस बार आउट ऑफ द टोटल आउटले 19% यानी 1.35 लाख करोड़ डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अलॉट किया गया है। This 19% hike in the defense capital expenditure is the highest ever increase in the last 15 years. ये हाइक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजुअली डिफेंस एक्सपेंडिचर का मेजर चंक मेंटेनेंस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, सैलरीज एंड पेंशन्स में चला जाता है, लीविंग रिलेटिवली लेस फॉर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम डिफेंस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज्यादा ध्यान दिया गया है, विच इज ऑफ कोर्स अ गुड साइन। एक और पॉजिटिव एस्पेक्ट इस बजट का यह है कि इस बार कैपिटल डिफेंस बजट नॉन लैप्सेबल होगा। अगर सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के डेटा को माने तो इंडिया का डिफेंस बजट चाइना के कंपैरिजन में सिर्फ 1/4 है। चाइना के बढ़ते डिफेंस एक्सपेंडिचर को देख के और बॉर्डर की इंस्टेबिलिटी को परख के शायद इस बजट में डिफेंस सेक्टर में कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की दूसरी कैटेगरी में बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की। और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में सबसे पहले देखते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए क्या कुछ लेके आया है ये बजट।
इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें तो सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम का मेन पर्पस है इंडियन इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक ले जाना, जिसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लंबे समय के लिए डबल डिजिट में ग्रो करना पड़ेगा। इतने बड़े इकोनॉमिक बेस को क्रिएट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोपेल करना बहुत जरूरी है। ये स्कीम टोटल 13 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्लोबल चैंपियन बनाने का टारगेट रखती है, जिसके लिए 1.97 लाख करोड़ हैज बीन अलॉटेड फॉर द नेक्स्ट 5 years। इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए मित्र स्कीम लॉन्च की गई। इस स्कीम का एम है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। एम इज टू क्रिएट 7 टेक्सटाइल पार्क्स ओवर 3 years। इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोपेल करने के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को एक्सपैंड किया गया है। 6,835 प्रोजेक्ट से बढ़ाकर अब इसमें टोटल 7,400 प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड है। इस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए 20,000 करोड़ का डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी लॉन्च किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर ही अब बात करते हैं रोड्स एंड हाईवेज की। रोड्स एंड हाईवेज को डेवलप करने के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट को टोटल 5.35 लाख करोड़ अवार्ड किया गया है। रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए नेशनल रेलवे प्लान कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। इस प्लान का एम है 2030 तक एक प्रॉपर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर करना। इस बजट में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया गया है। एक तरफ जहां पब्लिक बस सर्विस को ऑगमेंट करने के लिए सरकार ने नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, वहीं टियर 2 और टियर 1 सिटीज में मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो को लॉन्च किया जा रहा है। सरकार ने जहां जल जीवन मिशन अर्बन लॉन्च किया है ताकि सभी अर्बन लोकल बॉडीज में यूनिवर्सल वाटर सप्लाई मिल पाए, वहीं 1,41,678 करोड़ के आउटले के साथ 5 साल के लिए अर्बन स्वच्छ भारत मिशन भी लॉन्च किया गया है। पोल्यूशन की प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए 42 अर्बन सेंटर स्टैब्लिश किए जाएंगे विद एन ओवरऑल आउटले ऑफ 2,217 करोड़। साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ऑगमेंट करने के लिए पीपीपी मॉडल पर जोर दिया जाएगा। इस बजट में डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर भी एक अनाउंसमेंट किया गया है। इस बजट के अकॉर्डिंग आने वाले समय में 2 पीएसयू बैंक्स और एक जनरल इंश्योरेंस फर्म को डिसइन्वेस्ट किया जाएगा। इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एरिया में भी बजट में कई इंटरेस्टिंग प्रोविजंस हैं। रिसर्च को एनकरेज करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को ओपन करने की बात की गई है। इसका टोटल आउटले 5 साल के लिए अराउंड 50,000 करोड़ होगा। इंटरनेट एक्सेस को बूस्ट करने के लिए नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन ओपन किया जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एरिया में इस बजट में किया गया है और वो है द फर्स्ट अनमैन्ड लॉन्च ऑफ गगनयान मिशन। यूनियन बजट 2021-22 काफी होलिस्टिक दिखता है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि प्रेजेंट बजट में कुछ बातें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए था। सो लेट्स लुक इनटू दोज मिसिंग और कंटेंशियस पॉइंट्स एज वेल। नंबर 1, ₹2.5 पर लीटर पेट्रोल और ₹4 पर लीटर डीजल का एक एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस ऐड किया गया है। हालांकि सीतारमन जी ने यह अश्योरेंस दिया है कि दूसरी ड्यूटीज के साथ इस सेस को एडजस्ट कर दिया गया है, इसीलिए इस सेस का एडिशनल बर्डन कस्टमर्स पर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बजट में शायद लोगों को एक बात मिसिंग लगे। बढ़ते पेट्रोल और डीजल प्राइसेस की प्रॉब्लम का इस बजट में कोई सोल्यूशन नहीं दिया गया है। नंबर 2, बजट 2021-22 का एक और अनाउंसमेंट है जिसने बहुत सुर्खियां बटोरी है। वो ये है कि जिन लोगों का पीएफ कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा है, उनका इंटरेस्ट अब टैक्सेबल इनकम में ऐड होगा और उस पर टैक्स भी पड़ेगा। ये अनाउंसमेंट नो डाउट लोगों के बीच में एंजाइटी क्रिएट कर रहा है। हालांकि सरकार ने इस डिसीजन को प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के बेसिस में जस्टिफाई किया है। नंबर 3, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो यह माना जा रहा था कि अपार्ट फ्रॉम अनाउंसमेंट ऑफ 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स, गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव स्कीम्स जरूर अनाउंस करेगी फॉर मेकिंग इंडियन कंपनीज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन। एक्चुअली कोविड-19 पेंडेमिक और रिसेंट यूएस चाइना ट्रेड वॉर के बाद यूएस और जापानीज कंपनीज चाइना से मूव आउट कर रही हैं। ये इंडिया के लिए एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाइना को सरपास करने के लिए। इसीलिए हमें लगता है कि बजट में एमएनसीज को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अट्रैक्ट करने के लिए एक्सपोर्ट पार्क्स,
क्रेडिट लाइन फैसिलिटीज, टैक्स ब्रेक्स जैसे इंसेंटिव्स अनाउंस करने चाहिए थे। आखिरी बात, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर्स, जो कि पेंडेमिक के कारण वर्स्ट हिट सेक्टर्स हैं, इस बजट अनाउंसमेंट से पूरी तरह एब्सेंट है। This is despite the fact that in 2019, the travel and tourism sectors contributed nearly $194 billion or 6.8% of India's GDP. सबका साथ सबका विकास मोदी सरकार की पॉलिसी मेकिंग का आधार रहा है और प्रेजेंट बजट में जहां मिडिल क्लास, माइग्रेंट्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, एग्रीकल्चरल सेक्टर, स्टार्टअप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए कई अनाउंसमेंट्स हुए हैं, ऐसा लगता है कि बजट में मोदी सरकार के इस मंत्र को जस्टिफाई करने की अच्छी कोशिश की गई है। कुछ मिसिंग पॉइंट्स के अलावा ओवरऑल बजट बैलेंस्ड है और लगभग हर सेक्टर के डेवलपमेंट एस्पेक्ट को इंक्लूड करता है। वी सिंसियरली एक्सपेक्ट कि बजट के थ्रू कोविड पेंडेमिक के कारण स्लो हुई इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट और थ्रस्ट जरूर मिलेगा। Thanks for watching our video. If you want us to keep making such informative videos, please like, share and subscribe our channel. Aradhya, the gateway of knowledge. Till then, goodbye, take care and stay safe.